पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन के बाद हम लोग पढ़े थे वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। उसके बाद हाँ ऐड कर दिए, ज्वाइनिंग हो रहा है, हो गया। आयुष शर्मा वो बच गया, वो भी ऐड कर दिया। ठीक है, स्टार्ट कर लीजिएगा। स्टार्ट कर लीजिए। ओके। आयुष शर्मा ज्वाइनिंग में लिख रहा है अभी। क्या लिखे हो? ओ हेलो, हाँ बोलो। सॉरी, कुछ बोल रहे थे? हाँ तो नेक्स्ट जो हम लोग को टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो हाँ बोलो। हाँ हाँ, यहाँ बोर्ड का ही पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं वो सब बोर्ड का ही है। यहाँ पे अब से बोर्ड का ही केवल होगा, यहाँ पे कंपटीशन वाला नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। बोर्ड वाला इसमें पढ़ाएंगे, कंपटीशन वाला दूसरे सेक्शन में। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी भी बोर्ड का ही टॉपिक है, वो भी आज शुरू हो जाएगा शाम में, टाइम भेज देंगे। हाँ उसको भेज देंगे सामने। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, देखो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी मैक्सिमम यानी मोस्ट ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक के केस में या लीनियर आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक के केस में पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यह P जो होगा एप्सिलॉन नॉट E के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ P का वेक्टर साइन दे दीजिए, यहाँ पर भी वेक्टर साइन। तो इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए एक कांस्टेंट हम लोग लेंगे, उसी कांस्टेंट को चाई भी बोलते हैं, इसको एप्सिलॉन नॉट E। चूंकि यह जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होता है, इसी तरह मैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी होता है, इसलिए इसको काई E से भी डिनोट करते हैं। और जब मैग्नेटिक पढ़ेंगे तो काई B से डिनोट करेंगे वहां पे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड में काई E बराबर हो जाएगा P बाई एप्सिलॉन नॉट E। तो यह हो गया हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी वास्तव में बताता क्या? यह बता रहा है कि पोलराइजेशन पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी भी डाई इलेक्ट्रिक को जब हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो कितना पर यूनिट स्ट्रेंथ, कितना पोलराइजेशन जो होगा उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का होगा, उस पोलराइजेशन को मेजर करता है या हमारा इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इसका अगर हम लोग SI यूनिट चेक करें, SI यूनिट इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का, तो ये पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन जो होता है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम यानी कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है न्यूटन पर कूलम्ब। तो यहाँ पर देखिए कि कूलम्ब कूलम्ब कट जाएगा और यह कट जाएगा, यानी क्या बच गया यहाँ पर? न्यूटन न्यूटन भी कट गया, यह भी कट गया, यानी यह यूनिटलेस आ गया। तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी जो है वह यूनिटलेस है। यूनिटलेस है तो इसको डायमेंशनलेस भी बोलेंगे। अब इस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को पढ़ने के बाद हम लोग को जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स में कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और उसके इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में कौन सा रिलेशन होता है, यानी रिलेशन फाइंड आउट करना है बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे यही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड में 2 मार्क्स में आता है, जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट।
रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन दोनों के बीच जो है क्या रिलेशन है, यही रिलेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग जानते हैं कि मान लो कि यहाँ पर हम लोग कोई एक कंडक्टिंग प्लेट ले लेते हैं। इस कंडक्टिंग प्लेट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसको हम लोग प्लस सिग्मा से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर जो है दूसरा कंडेंसिंग प्लेट है, इस प्लेट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वह माइनस है, तो इसको माइनस से डिनोट कर देंगे, माइनस सिग्मा से। इन दोनों के बीच जो है एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग इमेजिन करेंगे, वो स्लैब भी 3 डायमेंशन होगा, इसलिए डाइइलेक्ट्रिक स्लैब देखिए इस तरह का ये स्लैब है, इसके अंदर हम लोग डालेंगे डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। यह जो है एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है, अंदर में ब्लू वाला डाइइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग डाल दिए। तो हम लोग जानते हैं कि इस फेस पे यानी पॉजिटिव चार्ज के नियर फेस पे माइनस सिग्मा पी डेवलप होगा, और इस फेस पे जो है वह प्लस सिग्मा पी डेवलप होगा। यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्लस सिग्मा पी यानी पोलराइजेशन, और इसको लिख देंगे माइनस सिग्मा पी, ये भी पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये भी है पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको यहाँ पर हम लोग देखिए। अब इसके अंदर यानी इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब में जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हम लोग लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइइलेक्ट्रिक। तो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, यह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट माइनस E पोलराइज्ड, ये हम लोग जानते हैं, और इसका वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, यह सिग्मा माइनस सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर आया था, इतना हम लोग जान चुके हैं। तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मॉड लगा देंगे, तो ये तो फॉर्मूला सही है। अब यहाँ पर जो है मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेते हैं मॉड लगा करके, तो यह जो है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जो है हम लोग को क्या करना है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में इसको डेवलप करना है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ रिलेशन निकालना है, और एक रिलेशन निकालना है किसका, काई ई का। तो सिग्मा पी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, यहां से देखिए एक चीज, इस डायग्राम को बनाने के बाद ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, और अब हम लोग जो है सिग्मा माइनस सिग्मा पी, तो पिछले क्लास में हम लोग प्रूव किए थे सिग्मा पी को हम लोग कैपिटल पी बोलते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर। सिग्मा पी को जो है क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर। तो इस E का जो वैल्यू है, E को सबसे अच्छा रहेगा इसी से निकाल लो, इजी वे में पड़ेगा इससे। E वेक्टर इज इक्वल टू E नॉट, और पोलराइजेशन को हम लोग बोल सकते हैं माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैग्नीट्यूड हम लोग ले लिए यहाँ पर। अब हम लोग को फाइनली चाहिए क्या, E नॉट बाई E चाहिए, E नॉट और E का रेशियो चाहिए। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं E और प्लस सिग्मा P बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू E नॉट लिख सकते हैं। सिग्मा P जो होता है ये पोलराइजेशन P के बराबर होता है, तो कैपिटल P बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E नॉट लिख सकते हैं। और ये जो पोलराइजेशन है, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि पोलराइजेशन बराबर काई E एप्सिलॉन नॉट E, तो P का वैल्यू यहाँ डाल देंगे फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी से P का जो फॉर्मूला आता है यह होता है काई E एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E। अब वह वैल्यू यहाँ डाल दो, तो E प्लस P के जगह हो गया काई E एप्सिलॉन
एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E नॉट। अब इसके बाद जो हम लोग को बच गया सो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप इसको, यह एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, E को कॉमन ले लो तो 1 प्लस काई E इज इक्वल टू E नॉट, तो E नॉट बाई E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस काई E। अब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो डिफिनीशन होता है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मीडियम, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। अब जो है इसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, दिख रहा है सबको, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का वैल्यू है E नॉट बाई E। अब यह इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, लिखेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। फाइनल रिजल्ट आएगा कितना, K इज इक्वल टू 1 प्लस काई E, तो यह फाइनल रिजल्ट आ गया, या काई E इज इक्वल टू K माइनस 1। ये दोनों ही रिजल्ट जो है वो रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बीच रिलेशन। तो पहला तो आपको क्या करना है, इसका मार्किंग स्कीम जो है कि यह जो फील्ड आप निकाल रहे हैं इस फील्ड पे हाफ मार्क्स आपको मिलेगा, ये फर्स्ट स्टेप है। और इस फील्ड में सिग्मा P का वैल्यू जो P कैपिटल P हम लोग पुट कर रहे हैं इस पे दूसरा मार्क्स है, तो यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हैं सिंस सिग्मा P इज इक्वल टू कैपिटल P, इस पे हाफ मार्क्स आपको मिलेगा। फिर पोलराइजेशन का तीसरा जो हम लोग पुट किए हैं या ससेप्टिबिलिटी के साथ रिलेशन, इस पे हाफ मार्क्स मिलेगा। और फाइनल जो रिजल्ट यहाँ पर आ जाता है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस कंसेप्ट पे हाफ मार्क्स मिलेगा। 2 मार्क्स में यह पूछता है, यानी कि फर्स्ट कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो रिजल्टेंट फील्ड है उसका फॉर्मूला आप यह लिखिए या यह लिखिए, दोनों में एक ही मार्क्स है, डायरेक्ट आप यह भी लिख सकते हैं। दूसरा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पोलराइज सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, वह पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर होता है, तो यह कंसेप्ट है फिजिक्स का, इस पे हाफ मार्क्स मिलेगा। इसके बाद पोलराइजेशन और ससेप्टिबिलिटी का जो रिलेशन होता है यह हाफ मार्क्स मिलेगा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो डिफिनीशन होता है इस पे हाफ मार्क्स मिलेगा, मिलाकर के 2 मार्क्स का यह क्वेश्चन आता है। इसके बाद जो है कभी कभी एक क्वेश्चन और आ जाता है आपका जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं, फुल नाम है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो उसको भी पढ़ ही लेते हैं। और यही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक का लास्ट टॉपिक हुआ जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके बाद आपका कैपेसिटर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बोलो, ये आपका नोट में अवेलेबल है पीडीएफ में, और हो सकता है कि पीडीएफ में ये डायग्राम नहीं दिया हो, डायग्राम आप अलग से बना लीजिएगा। प्रोसेस ये है, पीडीएफ में लैंग्वेज ज्यादा है, आपको लैंग्वेज को मिनिमाइज करके लिखना है। ये कंप्लीट कर लीजिएगा, ये 2 मार्क्स में आता है बोर्ड एग्जाम में। हाँ, तो बोर्ड एग्जाम का एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिस करना है। अब उसके बाद एक और आता है बोर्ड एग्जाम में, वो कभी कभी आता है 4 साल पास में एक बार पूछता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पूरा नाम है, सिंपली उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको जो है कैपिटल डी से हम लोग डिनोट करते हैं। तो एक कैपिटल डी जो है ये वास्तव में है क्या, इसका थोड़ा सा आपको कंसेप्ट लेना है, और तब उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका 4 इक्वेशन आता है। उस 4 इक्वेशन में कोई भी एक इक्वेशन आपको पूछ सकता है। पहला तो यहाँ देखिए कि एक कंडक्टिंग प्लेट है, ब्लैक वाला जो प्लेट हम लोग लिए हैं एक कंडक्टिंग प्लेट है, यानी कंडक्टर है जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और यह सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है यह फ्री चार्ज कहलाएगा क्योंकि यह मूवेबल चार्ज है। लेकिन जो हमारा ब्लू वाला जो है माइनस सिग्मा पी और प्लस सिग्मा पी, यह हमारा पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन, जो डाइलेक्ट्रिक के अपोजिट फेसेस पे एपियर हो गया है, लेकिन यह चार्ज मोबाइल नहीं है। दूसरी बात हम लोग जानते हैं कि
कि यह जो सिग्मा जो मोबाइल चार्ज डेंसिटी है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगा इस स्पेस में, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब होने के कारण पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा जिसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वह रिड्यूस हो जाएगा इसमें। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हम लोग रिलेशन जानते हैं, जैसे ब्लैक के कारण यानी कि कंडक्टिंग प्लेट का एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड हो गया ई नॉट, पोलराइजेशन के कारण डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया ईपी। तो रिजल्टेंट फील्ड जो इसके अंदर होगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब में वह रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कैपिटल ई, जो बराबर हो जाएगा ई नॉट और माइनस ईपी। वेक्टोरियली लेंगे तो प्लस हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस लेते हैं मैग्नीट्यूड के केस में। तो यहाँ पर हम लोग को यह देख रहे हैं, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, वेक्टर साइन है, वेक्टर हटा देंगे तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं कि यह जो है रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर है। अब आपको एक ऐसा टर्म खोजना है कि इस रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन इस सिग्मा के साथ क्या होगा, या सिग्मा के साथ जिसका रिलेशन होगा, क्योंकि ये रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पोलराइजेशन सिग्मा पी के साथ इसका रिलेशन होगा, ये हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन एक कंडक्टिंग प्लेट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है यानी इंड्यूसिंग चार्ज जो है उस इंड्यूसिंग चार्ज के साथ क्या रिलेशन आएगा, और जिस भी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन इस इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ आएगा, मतलब इंड्यूसिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ आएगा यानी फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ आएगा, उस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। यानी डी जो है वह इस सिग्मा से रिलेटेड होगा, जबकि ई जो है वो सिग्मा पी से रिलेटेड होता है। तो इसी का हम लोग को डिराइव करके पढ़ना है, समझना है कि क्या आएगा। तो इसको समझने के लिए पहले देखिए कि D जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पहले हम एक इमेजिन करते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वह D डॉट n या बराबर होगा सिग्मा के। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसमें D को हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मानते हैं, यानी कि वह वेक्टर जो हमारा रिलेटेड किससे है, फ्री चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। n कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है इस डायरेक्शन में, और D जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो भी इसी डायरेक्शन में है। दोनों के बीच का एंगल 0 है, इसलिए ये मैग्नीट्यूड इसका लेंगे तो इक्वल D बराबर सिग्मा आ जाएगा। तो ये हम लोग एक वेक्टर फॉर्म में लिखे। अब दूसरा, अब हम लोग को क्या जानना है कि वी नो दैट हम लोग जानते हैं रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ तुम भी जानते हो, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक जो हम लोग जानते हैं वह है कि E वेक्टर बराबर है कितना, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग जानते हैं। तो E वेक्टर डॉट n कैप कर दीजिए, तो जैसे ही n कैप करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, यहाँ भी हमारा n कैप आ जाएगा डॉट करके। तो यह देखिए वेक्टर फॉर्म में यह हो गया हमारा, ठीक है। तो एक चीज अब आप हमको बताइए कि E डॉट n रिड्यूस्ड फील्ड भी राइट वर्ड है जिसको रेड से डिनोट किए हैं, नॉर्मल वेक्टर भी राइट वर्ड है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। तो E डॉट n जो है E के बराबर होगा और E का मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, हम लोग को अरेंज कैसे करना है सो देखिए। तो E वेक्टर को डॉट n कैप इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी को पोलराइजेशन वेक्टर लिख सकते हैं बाई एप्सिलॉन नॉट, और जैसे ही P लिखेंगे सिग्मा P यहां लिख देते हैं, सिंस सिग्मा P बराबर कैपिटल P पोलराइजेशन वेक्टर। तो देखिए E डॉट n कैप इज इक्वल टू सिग्मा माइनस, अब जो है यह P को हम लोग लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट n कैप, क्योंकि पोलराइजेशन वेक्टर और n कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट पुनः P के बराबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो है इसको कुछ इधर उधर कीजिए, यानी इसको ले आइए इधर, तो एप्सिलॉन नॉट E वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू सिग्मा माइनस P वेक्टर डॉट n कैप।
इसको इधर ले आइए तो एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर डॉट एन कैप प्लस पी वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा। अब इसमें से कॉमन निकालिए तो एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर एक साथ ले लीजिए डॉट एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को कंपेयर करके देखिए तो 1 2 के कंपैरिजन से हम लोग को पता चल रहा है कि यह जो टर्म है यह डी वेक्टर के जगह पे है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वह एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी वेक्टर के सम के बराबर होगा। तो यह जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और यह है पोलराइजेशन। तो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन का जो सम होता है रिजल्टेंट, उसी रिजल्टेंट को इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग बोलते हैं। तो अब सीधे हम लोग लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां लिख देंगे, हाँ दिख रहा है, कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 दोनों को कंपेयर कर दीजिए। तो कंपेयर करेंगे तो डी वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस फार्मूला को आपको याद कर लेना है। एक ये फार्मूला हुआ और पूछेगा कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो आप ये लिख लीजिएगा। एक छोटा सा डायग्राम बना भी सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ मार्किंग स्कीम जो हो जाएगा आपका हाफ मार्क्स इस पे हो जाएगा, हाफ मार्क्स जो है इस पर हो जाएगा 2 पे। पोलराइजेशन को कन्वर्ट करिएगा, हाफ मार्क्स यहाँ हो जाएगा, और ये फाइनल जो कंपेयर करके रिजल्टेंट आएगा इस पे हाफ मार्क्स हो जाएगा। और कहीं भी इसमें कुछ नहीं है, इसको इधर उधर किए हैं, इस कैलकुलेशन पे कोई मार्क्स अलॉटेड नहीं है क्योंकि फिजिक्स का कोई कंसेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ इसमें। एक ये फर्स्ट कंसेप्ट है, दूसरा है सिग्मा पी को पोलराइजेशन में कन्वर्ट किए हैं, एक फार्मूला रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कन्वर्सन का ये फार्मूला है, और दूसरा जो फाइनल रिजल्ट का आएगा सो। अब इस पर कभी कभी क्या पूछता है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालिए, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टर्म में। तो उसको निकालने के लिए हम लोग इसको इक्वेशन 1 मानते ही हैं। ये जो है इसको इक्वेशन 2 हम लोग मान लेते हैं। थोड़ा सा इस टॉपिक होने के बाद आप देखिए, इसको जो है अब इक्वेशन 2 हम लोग मान लेंगे, यहां तक सेम आएगा। उसके बाद क्या करना है आगे, तो चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मिटा ही देते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है इसके बाद। इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग डिवाइड करके देखना चाहते हैं। तो यहाँ रिमार्क में लिखिएगा या नोट में लिखिएगा, आगे जो इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है उसके लिए कि डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 से डिवाइड करो तो डी डॉट एन कैप, यहाँ एन कैप होगा, कैप कर दो, एन कैप बाई ई डॉट एन कैप इज इक्वल टू सिग्मा बाई सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और एप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर। अब एक चीज हम लोग को यहाँ जानना है, एक तो जान रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट है तो केवल डी बट्टा ई के बराबर यह हो जाएगा, डी बट्टा ई के बराबर यह हो जाएगा, और सिग्मा बट्टा ए यहाँ पर आ जाएगा, डी बट्टा ई यह हो जाएगा। इतना हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको जानना है कि थोड़ी देर पहले हम लोग जो यहाँ इक्वेशन 2 में पढ़े हैं, या बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा बैक करिए, कि उसमें हम लोग जानते हैं कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी बट्टा एप्सिलॉन नॉट जो है यह हमारा ई के बराबर होता है, ठीक है। और ई नॉट जो होता है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चाहिए के, तो ध्यान रखना है कि इसको कैसे रिलेट करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो होता है वह ई नॉट बट्टा ई होता है। तो एक ई का रिलेशन तो यहाँ प्रेजेंट है हम लोग के पास, लेकिन ई नॉट के टर्म में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर केवल डी दिया हुआ है, ई नॉट नहीं है। तो ई नॉट को ऑब्टेन करने के लिए हम लोग ई नॉट बराबर जानते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मैग्नीट्यूड में होता है। तो दोनों को डिवाइड करके चेक करते हैं कि क्या आता है, यानी कि इसको कुछ इक्वेशन मान लेते हैं कैपिटल ए, इसको कैपिटल बी मान लेते हैं। तो आप देखिए ई नॉट बट्टा ई जो है यह सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट गुने एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा माइनस सिग्मा पी, एप्सिलॉन नॉट कट गया तो ई नॉट बाई ई का वैल्यू आ गया सिग्मा बाई सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और इस ई नॉट बाई ई को के बोलेंगे तो के बराबर सिग्मा बाई सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो यहाँ जो यह टर्म दिख रहा है यहाँ पर
इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं अगले स्टेप में बराबर ई नॉट बाई ई और इंटू एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख सकते हैं के एप्सिलॉन नॉट। यहां पर लिख देना होगा वेयर सिंस के बाद एक पूरा का पूरा आपको यहां से यहां छाप देना होगा। के कैसे हो गया सो हम लोग समझ गए यहां पर। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि डी वेक्टर जो है या डी वेक्टर डॉट इनकैप है, मैग्नीट्यूड ले लोगे तो डी डिवाइडेड बाई ई बराबर के एप्सिलॉन नॉट, तो डी बाई एप्सिलॉन नॉट ई बराबर के, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यह एक रिलेशन आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ। और करके हम लोग लिख सकते हैं डी बराबर एप्सिलॉन नॉट ई इंटू के, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डी वेक्टर बराबर एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई वेक्टर अंडर ब्लॉक मेमोरी में लॉग, इसको लिख लीजिए। तो ये जो है इक्वेशन नंबर हमारा हो गया 3। तो यह ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो डी वेक्टर इज एप्सिलॉन नॉट के इनटू ई, यानी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ यह रिलेशन है। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ सिग्मा जो है फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ यह रिलेशन है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पोलराइजेशन वेक्टर के साथ यह रिलेशन है। तो ये 3 रिलेशन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ये तो कई बार आप यूज कर चुके हैं, जानते हैं। अब एक लास्ट बच गया, कभी कभी पूछ देता है कि आपको ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला डिराइव कीजिए इसके कंसेप्ट से। तो इसको कंसेप्ट मान के, यानी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मान करके थोड़ी देर पहले जो हम लोग रिलेशन निकाले हैं कि काई ई इज इक्वल टू के माइनस 1, इस रिलेशन को ऑब्टेन करिए, ये पूछ देगा आपको कभी कभी, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग उसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को केवल जरूरी है डी का, क्योंकि डी का एक रिलेशन हम लोग को मालूम हो गया और किसी रिलेशन की जरूरत हम लोग को फिलहाल नहीं है। के का वैल्यू डायरेक्ट वहां से हम लोग डाल देंगे 1 प्लस काई ई, तो ई का वैल्यू जो है निकल जाएगा। आगे देखिए, तो लिखिए फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ, नेक्स्ट रिमार्क है ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए, फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस ई वेक्टर। इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ पर है, इसी को डायरेक्ट हम लोगों ने यूज किया, इसलिए ये फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए फ्रॉम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इक्वेशन 3 को लेंगे। तो फ्रॉम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यह रिलेशन जो है वह क्या है, ये डायरेक्ट रिलेशन हम लोग को यूज करना है। टाइम है 10 मिनट हो जाएगा। ये डायरेक्ट रिलेशन यूज करना है, तो डी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई वेक्टर। अब जो है इसको 2 मान लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई वेक्टर। तो एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर प्लस पी वेक्टर इज, केवल पी वेक्टर इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के इंटू ई वेक्टर माइनस एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर। तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, एप्सिलॉन नॉट इंटू के माइनस 1 इंटू ई वेक्टर। थोड़ी देर पहले हम लोग यहाँ पर देखिए के माइनस 1 को क्या निकाले थे, काई ई, तो यहाँ पर पी वेक्टर बराबर हो गया एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू ई वेक्टर, और यहाँ पर लिख देंगे सिंस के माइनस 1 बराबर काई।
तो इस तरह जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कंसेप्ट से पोलराइजेशन हमारा निकल गया, पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन। और ये रिलेशन हम लोग थोड़ी देर पहले आज पढ़े हैं, यानी आज का फर्स्ट टॉपिक यही था आपका। तो वहां पर हम लोग यही फर्स्ट टॉपिक में पढ़े थे, डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी टॉपिक में, और वही रिलेशन यहाँ पर हमारा ऑब्टेन हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं P बराबर इतना, और अगर आपसे पूछे कि इस रिलेशन को ऑब्टेन करिए तो भी आप यहीं से चेंज कर दीजिएगा। क्या करिएगा, इसको यहाँ तक P लिख लीजिएगा और इसके लिखने के बाद ऐसे कर दीजिएगा, सिंस P वेक्टर बराबर इतना। अब इस दोनों को कंपेयर कर दीजिएगा, इसको 3 मान लीजिएगा, इसको 4 मान लीजिएगा और लिख दीजिएगा कंपेयरिंग इक्वेशंस 3 and 4। दोनों को कंपेयर कर दो, P बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट E कैंसिल, यानी chi E इज इक्वल टू K माइनस 1 या K इज इक्वल टू 1 प्लस chi E। यानी जो रिलेशन हम लोग वहां ऑब्टेन किए थे उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कंसेप्ट से भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसी के साथ ये टॉपिक आपका डाइलेक्ट्रिक ऑफ स्लैब कंप्लीट हुआ, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब हम लोग को पढ़ना है कैपेसिटेंस और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कैपेसिटर। ठीक है, तो अभी शुरू करें या कल? तो आप पढ़ के आइएगा किसी भी बुक से कैपेसिटी, पहला टॉपिक कैपेसिटेंस क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद आप पढ़ के आइएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना। फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को थोड़ा सा घुमा के बोर्ड में पूछता है कंप्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, कंप्लीटली फिल्ड विद कंडक्टिंग स्लैब, पार्शियली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एंड दोनों प्लेट को वायर से कनेक्ट कर देंगे तब कैपेसिटी क्या होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग कल स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर अपने सिलेबस का। हाँ बोलो। डाइलेक्ट्रिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक का नोट्स कल या परसों भेजे थे पीडीएफ में। उस हाँ कैपेसिटर का नहीं भेजे हैं, कैपेसिटर का जो है आज भेज देंगे, ठीक है ना। उसको आज भेज देंगे, इसलिए कल डिस्कस करेंगे क्योंकि 2 मिनट टाइम बचा हुआ है, 2 मिनट में वो नहीं पाएगा कुछ। हाँ 9 वो मरीज आज फिर निकला है सब। कोई बात नहीं है, हम लोग तो मान लिए कि अगर इधर जो भी दिक्कत होता है, कोरोना खत्म होने के बाद डबल क्लास तो पढ़ेंगे ही हम लोग। सिलेबस है तो सिलेबस तो कंप्लीट करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम भी फ्री ही रहेंगे। तो ऐसा कोई नहीं है, मेरा सब कुछ तो फाइनल हो ही चुका है। हाँ ऑनलाइन का जो है ना एक और क्लास जो है कंपटीशन सेक्शन का, वो ऑनलाइन आज शाम में हम स्टार्ट करेंगे, उसका कोई दिक्कत देंगे, भेज देंगे मैसेज। देख लेते हैं गूगल मीट पे, पहले डेमो कर लेते हैं आज गूगल मीट पर। अगर गूगल मीट ज्यादा सुटेबल रहा तो गूगल मीट पे करेंगे, नहीं तो फिर जूम पे करेंगे, ठीक है। ओके, ऑफलाइन 1 जुलाई से, हाँ 1 जुलाई से। फिर 5-10 दिन के लिए मेंटल टेंशन लेने से कोई, हाँ सिलेबस कम। तो मेन बात यही है ना कि अब किधर से सिलेबस कम करेगा। हो सकता है जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसी को कम कर दे, ठीक है। अब ये पता तो है नहीं कि कम करेगा तो किससे कम करेगा। जनरली जहां तक हमारी सोच है कि पिछले बार भी कम हुआ था, तो पिछले बार जो कम किया गया था तो लास्ट चैप्टर को हटा दिया गया था, चैप्टर नंबर 15। और जो फिजिक्स में आपका चैप्टर नंबर 10 तक तो ऑप्टिक्स ही है। ऑप्टिक्स के बाद डुअल नेचर है, डुअल नेचर के बाद एटम और न्यूक्लियाई है। तो एटम न्यूक्लियाई ऐसा टॉपिक है जिसका कंसेप्ट आप 11th क्लास के केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, तो उसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। तो इस 1-2 चैप्टर को रिमूव कर सकता है, चैप्टर नंबर 12 और एटम, और चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई। फिर चैप्टर नंबर 14 जो है वो आपका सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो यह इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के आगे कंसेप्ट के लिए, तो इसको रिमूव करना सही नहीं है। उसके बाद आपका कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन पहले ही से रिमूव कर चुका है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वो भी सीबीएसई से पहले ही रिमूव कर चुका है। तो ये 2 चैप्टर या डुअल नेचर को भी चाहे तो वो हटा सकता है, ठीक है। तो 3 चैप्टर को जो है वो हटा सकता है मैक्सिमम, या 2 चैप्टर कन्फर्म है, इसी को हटाने लायक है।
बाद बाकी अब डिसीजन कहीं फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैट से ले लिया कि इसी को हटा दिया जो हम लोग इतना मेहनत करके पढ़े हैं, लेकिन जनरली जो 12 का कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आगे किसी भी ब्रांच में जाइएगा तो इसकी आवश्यकता पड़ेगा, इसलिए किसी भी हाल में इलेक्ट्रोस्टैट से लेके यानी फर्स्ट वॉल्यूम जो है फिजिक्स का उसमें मिनिमाइज नहीं करेगा। जो भी सिलेबस आपका घटाएगा वो सेकेंड वॉल्यूम से घटाएगा। ऑप्टिक्स में भले ही कुछ कम कर दे, जो 10th में आप पढ़े हैं वो सब हटा दे, मिरर फार्मूला ये सब हटा दे, डायरेक्ट आपका 12 लेवल से स्टार्ट करें 10th के आगे के सेक्शन से, या फिर आपका मोडाइन हटा देगा। यही दो की ज्यादा संभावना है, एटम न्यूक्लियाई हटा देगा, ठीक है। और अगर बाय द वे इलेक्ट्रोस्टैट भी हटा देता है तो कोई बात नहीं, हम लोग उधर से पढ़ लेंगे, पढ़ना तो पूरा है, ठीक है। तो आज इतना ही, कल हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट